नमस्कार, मैं जेसी योगेश राठी, प्रेसिडेंट ऑफ जेसीआई दुर्ग भिलाई, आप सभी का द लेंस के पार्ट 2 इंक्लूसिव टॉक शो ऑफ जेसीआई दुर्ग भिलाई में स्वागत करता हूं। हम द लेंस में बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में और इस टॉपिक को जो डिफाइन करेंगे और इस टॉपिक के बारे में जो मुख्य वक्ता के रूप में बताएंगे, हमारे बीच में गेस्ट के रूप में मौजूद हैं नोडल ऑफिसर ऑफ दुर्ग प्रेरी टीम, सब इंस्पेक्टर ऑफ दुर्ग रेंज पुलिस, डॉक्टर संकल्प राय सर। और साथ ही साथ पैनल डिस्कशन के लिए आज हमारे होस्ट के रूप में मौजूद रहेंगे हमारे संस्था के वाइस प्रेसिडेंट जेसी हिमांशु देवांगन एंड डायनेमिक डायरेक्टर जेसी विवेक सांघवी। लेट्स मेक अ वेरी साइबर अवेयर सोसाइटी, क्योंकि देखिए साइबर थ्रेट्स की घटनाएं बढ़ते जा रही हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे टॉक शो हाउ टू प्रिवेंट साइबर फ्रॉड्स में। आजकल डिजिटल दुनिया में हमारी जिंदगी का हर पहलू इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं भी लगातार बढ़ते जा रही हैं। साइबर अपराधियों ने नए नए तरीके अपना लिए हैं ताकि वो हमारी व्यक्तिगत जानकारी, पैसे और सुरक्षा से खिलवाड़ कर सके। इस टॉक शो में हम आपको साइबर फ्रॉड के विभिन्न प्रकार, उनके बचाव और ऐसे टिप्स देंगे जिनसे इन धोखाधड़ी को रोका जा सके। तो चलिए इस टॉक शो में हम साथ मिलकर साइबर फ्रॉड से जागरूक होते हैं और सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि जागरूकता ही सुरक्षा है। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर संकल्प राय सर, नोडल ऑफिसर साइबर प्रेरी। आपका हार्दिक स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। साथ ही आज मेरा साथ देंगे मेरे को होस्ट JCCA विवेक सांघवी। सर, क्या होता है साइबर फ्रॉड? देखिए, कोई भी साइबर फ्रॉड की परिभाषा जो है, ऐसा कोई भी गैर कानूनी कृत्य जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया जाता है, चाहे वो डिवाइसेस के माध्यम से, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से हो रहा हो, तो ये साइबर अपराध की परिभाषा में आ जाता है। ये सरल परिभाषा है लोगों को समझने के लिए कि साइबर अपराध होता क्या। सर, कितने तरीके से साइबर क्राइम्स हो सकते हैं? देखिए, साइबर क्राइम्स जो होते हैं मुख्यतः दो कारण होते हैं। 85% जो साइबर क्राइम हो रहे हैं वो फाइनेंशियल वित्तीय नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लोगों को कारित किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को के पैसे ठग लिए जाते हैं। सर, छत्तीसगढ़ पुलिस की बहुत ही सराहनीय पहल रही है साइबर प्रहरी। इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? साइबर प्रहरी इनिशिएटिव है श्री राम गोपाल गर्ग, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज का, जिसकी परिकल्पना थी कि समाज को साइबर अपराध मुक्त करने का बीड़ा उठाया गया था इस पहल के माध्यम से, और प्रतिदिन इस पहल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा जा रहा है, उनको जागरूक किया जा रहा है, उन्हें शिक्षित किया जा रहा है। और यदि किसी के साथ कोई साइबर अपराध हो जा रहा है तो उसको साइबर अपराध से निकालने के लिए, उसकी मदद करने के लिए साइबर प्रहरी तत्पर है, दिन रात काम कर रही है। ये परिकल्पना जो है, ये प्रत्येक व्यक्ति जो पुलिस पर्सन है उसको एक जिम्मेदारी दी गई है, उसके आवंटित क्षेत्रों में उसको जाना है, उसको अपने क्षेत्र के लोगों को पहचानना है, उनसे मिलना है, उनको उनका सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सएप चैनल हो, चाहे वो उसका कोई इंस्टाग्राम पेज हो, उसके माध्यम से डेली उसको एक मैसेज लोगों तक पहुंचाना है जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग साइबर अपराधों के बारे में वो लोगों को जानकारी देता है, उनको जागरूक करता है। जी सर, कई बार हमें विदेशी नंबरों से कॉल आता है और कुछ स्पैम कॉल्स होते हैं, तो सर हम कैसे पहचानें कि सही है गलत, हमें फ़ोन उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमेशा ये जान लें कि अनजान व्यक्ति के कॉल्स को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, और ख़ासकर अनजान वीडियो कॉल्स कभी भी आप एंटरटेन ना करें। आप अनजान नंबर से यदि बात कर रहे हैं तो हमेशा सतर्क रहें। आपको किसी एक लिंक को नहीं वो करना है, आपको उनके बताए हुए कोई नंबर को प्रेस नहीं करना है। यदि आपको कहीं कोई ऐसा डाउट होता है कि ये फ्रॉडलेंट कम्युनिकेशन हो सकता है तो इसकी तत्काल रिपोर्टिंग भी आपको करनी चाहिए। जी सर, कई बार स्कैमर्स पैसे भेजने के लिए भी यूपीआई पिन डलवाते हैं और फ्रॉड करते हैं, तो क्या पेमेंट रिसीव करने के लिए भी यूपीआई पिन की आवश्यकता रहती है? देखिए, ये प्रश्न एक विद्वान व्यक्ति पूछ रहा है, और यहाँ दो विद्वान व्यक्ति जो है मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और दोनों को ही पता है
कि इसकी आवश्यकता नहीं होती है, पर फिर भी आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैं प्रत्येक व्यक्ति तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि आपको पिन देने की आवश्यकता कभी भी नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखें कि अपना OTP, अपना पिन या अपना CVV नंबर किसी के साथ आपको साझा नहीं करना। सर यानी कि पैसे भेजने के लिए ही पिन रिक्वायर्ड है, रिसीव करने के लिए कभी हमें पिन नहीं देना है। सर आजकल लॉटरी लगने के नाम पे भी बहुत सारे कॉल्स आने लगे हैं, इस बारे में आप कुछ बताएं कि। लॉटरी लगना एक प्रकार का लालच जी हाँ। है ना। ऑफर्स दिए जाते हैं आपको, लॉटरी लगने पे आपके एक रकम आपको बताई जाती है, आपको किसी गाड़ी का प्रलोभन दिया जाता है कि आपकी गाड़ी निकल पड़ी है। तो इस तरह के प्रलोभन में आपको कभी भी नहीं आना है। कभी भी अवास्तविक लालच जो है वो आपको किसी न किसी एक अपराध की ओर प्रेरित करता है। तो आपको हमेशा सतर्क रहना है। यदि इस प्रकार की कोई फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशंस होते हैं तो आपको तत्काल सावधान हो जाना चाहिए। उस चीज़ को बिना उसके वेरिफिकेशंस के आपको कभी भी उसमें एंटर नहीं करना है। आपको हमेशा, मतलब आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि कभी भी आप कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। हाँ जी हाँ। कहीं ना कहीं आप अपनी आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं ऐसे अवास्तविक लालच के कारण। सर क्रेडिट कार्ड रिडेम्पशन के नाम पे भी आजकल स्कैमर्स फ्रॉड करने लगे हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है सर? देखिए, क्रेडिट कार्ड की जो शुरुआत होती है वो अक्सर आप लोग जब एक किसी संस्था जाते हैं, किसी मॉल जाते हैं, तो आपके पास 2 लोग आते हैं और क्रेडिट कार्ड का आपको देने के नाम पे आपसे डेटा वहीं आपसे लीक करवा लेते हैं। आपके जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो आपका ईमेल आईडी हो, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो और चाहे वो आपका आधार नंबर हो, शुरुआत यहीं से हो जाती है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्रेडिट कार्ड की आपकी आवश्यकता कितनी है। अगर वाजिब है तो आपको आधिकारिक जो सोर्सेज होते हैं वहाँ जाके आपको अप्लाई करना है और वहाँ से सीधे संपर्क करके अपना क्रेडिट कार्ड ऑप्ट करना है। यदि कोई रिडीम्शन वाली जो बातें हो रही हैं, आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके चाहे वो डेबिट कार्ड्स के हों, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से हों, जी हाँ। आपको आपके बैंक के माध्यम से, आपके ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से आपको जाके उनकी वास्तविकता की पुष्टि करनी चाहिए और उस पुष्टि हो जाने के पश्चात ही उस लालच पे, अन्यथा लालच से तो बचना चाहिए। सर यानी कि अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं भी तो हमें वेरीफाइड चैनल्स के थ्रू ही उसको। ऑफ कोर्स आपने उस चीज़ की, जब तक आप उस संदेह की पुष्टि नहीं कर लेते हैं कि वाकई ये रिवॉर्ड पॉइंट्स किसी एक संस्था द्वारा दिए जा रहे हैं, आपको उसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। सर हम एटीएम में विड्रॉल के प्रोसेस के टाइम हमको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, एटीएम में जब भी आप कैश विड्रॉ करने जाते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं आपको ऑब्जर्व तो नहीं कर रहा है, जी हाँ। है ना। इसके बाद आप जिस डिवाइस पे आप एक्सेस करने जा रहे हैं उस डिवाइस की चेकिंग करना ज़रूरी है। आप एक बार उसके कीबोर्ड पैनल को आप महसूस करके देखें कि ऐसा तो नहीं कोई स्कैनिंग डिवाइसेस उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दी गई हो। इवन आप जहाँ से कैश विड्रॉ करते हैं, ऐसा तो नहीं कि कहीं वो कैश जो है वो रुक रहा हो, या आप जहाँ से रिसिप्ट रिसीव करते हैं उस पर्टिकुलर पोर्शन की भी जांच कर लें। इसके बाद आपको कैमरा पोजीशंस देखना चाहिए, आपको पासवर्ड हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। आपको मिरर उसको कैमो करके उसमें एंटर करना चाहिए। सर सेक्सटॉर्शन स्कैम बीच में बहुत फेमस हुआ था, बहुत लाइमलाइट में आया था, इसके बारे में आप बताना चाहेंगे सर? सेक्सटॉर्शन और हनी ट्रैप आज की डेट का मतलब एक ज्वलंत क्राइम है, जो एक सोशल मीडिया के माध्यम से कोई व्यक्ति जो है एक अपोजिट सेक्स बन के आपसे दोस्ती करता है, और आपसे एक व्हाट्सएप नंबर की मांग करता है और आपसे एक अनजान नंबर से आपको व्हाट्सएप कॉल आएगा जहां आपको एक ऑब्सीन कंटेंट परोसा जाएगा, जिसको देखकर आपसे डिमांड की जाएगी कि आप एक कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन में आ जाएं। और यदि आप कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन में आ जाते हैं तो वहाँ से सिलसिला स्टार्ट होता है एक्सटॉर्शन का। आपके साथ ब्लैकमेलिंग, आपके साथ एक्सटॉर्शन वहीं से शुरू होता है और आपको प्रताड़ित किया जाता है, आपको डर दिखाया जाता है, आपको भय दिखाया जाता है, आपकी रिपोर्टिंग जो है पुलिस तक करने की, और आपके जो वीडियोस हैं, आपकी जो क्लिप्स बन गई है उसको आपके रिश्तेदारों तक पहुंचा देने की बात की जाती है। और लोग कहीं ना कहीं जो भय होता है, एक लोक लाज का जो डर होता है उसकी वजह से लोग रिपोर्टिंग नहीं करते हैं और ऐसी ठगी में वो
ये अनंत सिलसिला चलता है। ठगों की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती और लोग फंसते चले जाते हैं इस दलदल में। सर, तो क्या अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए गलती से, तो क्या बिल्कुल उन्हें नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उसे रिपोर्ट करना चाहिए? देखिए, लोक लाज का भय छोड़कर उनको तत्काल जी हाँ। रिपोर्टिंग करनी चाहिए। रिपोर्टिंग करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनेक ऐसे माध्यम हैं। एक हमारा जो टोल फ्री नंबर है, जिसको मैं आपके शो के माध्यम से थोड़ी थोड़ी देर में शायद रिपीट ही करना चाहूँगा, 1930 1930। ये एक ऐसा नंबर है जो ब्रह्मास्त्र है जी, जो आपको सदैव आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है साइबर अपराध से संबंध में, आप तत्काल इस पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास अवेलेबल है नेट, तो आप cybercrime.gov.in cybercrime.gov.in ये वेबसाइट को ध्यान रखें। इस पर जाके आप अपनी बात रिपोर्ट कर सकते हैं, या आप अपने नज़दीकी पुलिस थाने जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको किसी साइबर क्राइम सेल की डिपेंडेंसी आपको नहीं है, आप अपने नज़दीकी थाने में भी ये बात कर सकते हैं। सर, आजकल जो एआई का जनरेशन आ गया है, उसमें डीप फेक इमेजेस यूज़ हो रहे हैं इस टाइप के फ्रॉड्स और स्कैम करने के लिए। तो ये क्या है, डीप फेक इमेजेस और वीडियोस का यूज़ कैसे कर रहे हैं? देखिए, जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो दो प्रकार के क्राइम जो हैं आज की डेट में सामने आ रहे हैं। एक जिसमें आपकी वॉइस क्लोन करके लोगों को डरा धमका के पैसे लिए जाते हैं, और दूसरा है डीप फेक इमेजेस या वीडियोग्राफ बना के मॉर्फ किए हुए फोटोग्राफ या वीडियोग्राफ दिखा के उनसे एक्सटॉर्शन किया जाता है। तो वॉइस क्लोनिंग अक्सर आप देखते होंगे कि एक उदाहरण के लिए एक आपके पास एक शासकीय संस्था से कॉल आता है, या एक पुलिस बन के फ्रॉडस्टर कॉल करते हैं कि बच्चा जो है आपका हमारी कस्टडी में है, और यदि आपने समय रहते हुए पैसा नहीं दिया तो इसके ऊपर बड़ा मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, और आपको आपके बच्चे की एक डीप फेक वॉइस, क्लोन्ड वॉइस जो है वो आपको सुनाई देती है, और आप पैनिक सिचुएशन में आके कहीं ना कहीं पैसे रिलीज़ कर देते हैं और साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं। एक क्राइम है जो मेरे संज्ञान में था, जो शायद मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक रिसर्च और स्कॉलर हैं किसी एक इंस्टीट्यूशन की, उनके पास एक फ़ोन आता है, वो प्रिटेंड करते हैं कि मैं आपका गाइड बोल रहा हूँ और मुझे 2 लाख रुपए की आवश्यकता है कुछ पेटेंट्स और उसके लिए। तो वो महिला, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा का भारतीय, उसमें बड़ा सम्मान वो किया जाता है, तो उन्होंने बिना क्रॉस वेरीफाई किए तत्काल पैसे जो हैं उनके अकाउंट पर, ठगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। और बाद में जब उनको पता चला कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, उनके गाइड ने कभी पैसे की मांग की ही नहीं, तो तत्काल फिर उन्होंने रिपोर्टिंग की। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको जब तक क्रॉस चेक ना कर लें, तब तक आप इस आर्टिफिशियल इस वॉइस स्कैम के चक्कर में ना आएँ। और जैसे आपने बात की थी वॉइस वीडियो क्लोन्स की, आपने बात की थी डीप फेक वीडियोज़ की, तो अक्सर लोग ब्लैकमेल करने के लिए, लोगों को एक्सटॉर्ट करने के लिए उनका डीप फेक मार्केट में प्रस्तुत कर रहे हैं, एआई जनरेटेड वीडियोस। और तो ऐसी कोई भी चीज़ यदि आपके संज्ञान में आती है, तो लोक लाज का भय छोड़कर आपको ये स्टेप लेना होगा। आपको अपनी शिकायत जो है मेरे बताए हुए पोर्टल्स जो 1930 है 1930 और cybercrime.gov.in पर आप इसकी शिकायत करें, अपने लोकल पुलिस को इससे अवगत कराएं, और जिस नंबर से कॉलिंग की गई है वो उसको एज एविडेंस प्रिजर्व रखें, और उस नंबर को ज़रूर अपनी शिकायत में मेंशन करें। सर, लेटर बॉक्स क्यूआर कोड स्कैम भी बीच में बहुत फेमस हुआ था, इस बारे में आप कुछ हमें बताना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, लेटर बॉक्स स्कैम, जैसा आपने नाम लिया, आपने मुझे कहा था कि संस्था का नाम नहीं लेना, मैं केयरफुल हूँ, मैं ध्यान रखूँगा। बट आपको बता दूँ कि अक्सर क्या होता है, जो कुरियर कंपनीज होती हैं वो ये एक ऐसा स्कैम था जिसमें क्यूआर कोड प्लेस किया गया था, और लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि उस क्यूआर कोड को स्कैन कर और एक लिंक को वो करें। तो हमेशा ध्यान आपको ये रखना चाहिए कि अनजान क्यूआर कोड को स्कैन नहीं करना है, और यदि कोई लिंक, कोई एपीके या कोई अनजान वीडियो कॉल है, तो आपको, मतलब वीडियो कॉल मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी कोई अनजान चीज़ें आपके संज्ञान में आती तो कभी भी इन चीज़ों को इंटरटेन नहीं करना है। अनजान चीज़ों क्यूआर कोड को स्कैन करने से कहीं ना कहीं आप बड़े वित्तीय नुकसान में पहुँच सकते हैं। वो आपका डिवाइस को कहीं ना कहीं रिमोट लॉगिन किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है, और उस क्लोनिंग से क्लोनिंग की जा सकती है, और आपका पैसे जो हैं आपके, क्योंकि आपका अकाउंट जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपके मोबाइल से लिंक्ड है, बिल्कुल आपकी यूपीआई से कनेक्टेड है, तो वो
स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप आपकी जानकारी निकाल सकते हैं और आपके साथ ठगी हो सकते हैं। क्यूआर कोड्स एब्सोल्युटली मेरी तरफ से बिग नो है, बिल्कुल आपको नहीं करना है। सर, ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान फेक ई कॉमर्स वेबसाइट्स और फेक ऑफर्स से कैसे बच सकते हैं? आप अक्सर देखते हो कि कोई एप्लीकेशन पॉपअप हो रहा है, उसके ऊपर आपको एक एडवर्टीजमेंट दिख रहा है जी। जो आर्टिकल आपने सर्च किया था उसके संबंध में। आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, कॉर्नर में आपको ढेर सारे वही उसी से रिलेटेड आर्टिकल्स दिख रहे हैं। आप मेल देख रहे हैं, चाहे गूगल पे सर्फिंग कर रहे हैं, आपको हर जगह वही चीज़ें दिख रही हैं। तो आपको हमेशा आधिकारिक वेबसाइट्स जो हैं, ऑफिशियल वेबसाइट्स जो हैं, जो शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, उनसे आप शॉप करें, ना कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे प्रोडक्ट की कीमत बहुत निचले स्तर पर दिखाई जा रही है और अवास्तविक है। सर, टेक सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स कई बार कॉल करते हैं, तो ये स्कैम किस तरीके से हो रहा है? उनके पास डिटेल्स आ रही हैं हमारी और वो हमको कॉल करके सर कई बार फेक कस्टमर केयर बने के वो सपोर्ट ऑफर करते हैं और स्कैम को अंजाम देते हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है? की शुरुआत होती है डेटा लीक्स होने से। किसी डेटा लीक कहाँ से हो रहा है? डेटा लीक होने के बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आपका डेटा लीक होता है। आप एक मॉल जाते हैं, सामने 2 एग्जीक्यूटिव बने हुए लोग आते हैं और आपको बोलते हैं 3 रात 4 दिन का एक फ्री स्टे आपको फलानी कंपनी द्वारा दिया जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सामान्य जानकारी आपको भर के दे देनी है, तो आप उसमें अपनी पूरी डिटेल्स आप डाल दे रहे हैं। वो हो गया आपका डेटा लीक। आपका बच्चा कहीं पढ़ने जा रहा है, एक शिक्षण संस्था है जहाँ उसका पूरा डिटेल्स लिया जा रहा, वो जानकारी हम वहाँ से ठगों तक पहुँच जा रही है। उन तक ये जानकारी पहुँचती है और उस जानकारी का दुरुपयोग करके वो आप तक पहुँचते हैं और अपनी वास्तविकता सिद्ध करने के लिए आपको आपका आधार नंबर बताया जाता है, आपका फ़ोन नंबर बताया जाता है, आपके पर्सनल डिटेल्स को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है ताकि आपका विश्वास जो है वो ले लिया जाए और आपके साथ फिर अपराध किया जाता है, अपराध में आपको संलिप्त किया जाता है। जी, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि डेटा लीक बहुत गंभीर वो विषय है और किसी भी व्यक्ति का डेटा लीक हो सकता है। तो आपको चीज़ों की पुष्टि करनी है, आपको चीज़ों को वेरीफाई करना है, आपको क्रॉस चेक करना है, आपको देखना है कि ये जो स्कैमर सामने प्रिटेंड कर रहा है, जिस चीज़ को आपने सर्च किया हुआ है या कॉल सेंटर से जैसे आप बता रहे हैं, तो हमेशा आप जिस संस्था के कॉल सेंटर से बात कर रहे हैं तो उसका एक आधिकारिक वेबसाइट होती है, उनका एक आधिकारिक नंबर हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है जिस पे आप सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनका एक अपना एप्लीकेशन भी होता है। अब जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉड बड़ा कॉमन क्राइम है, लोगों को बताया जाता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो काट दिया जाएगा यदि आपने फ़ीस पे नहीं की या आपने बिल जमा नहीं किया। और बिल जमा करने के लिए आपके पास कॉल कहाँ से आ रहा है? एक प्राइवेट नंबर से, बिल से। तो कोई भी संस्था आपको किसी प्राइवेट नंबर से मैसेज नहीं कर रही है, आपको लिंक नहीं भेजती है, ठीक है। आपको जब भी पेमेंट करना है तो आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उनके दफ्तर जाइए आप, या आप उनका ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उस एप्लीकेशन के माध्यम से बिल पे करिए, ना कि किसी व्यक्ति को पे करके उससे वो करने करिए। व्यक्ति के माध्यम से संस्था को पे करने की बात नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया आजकल सभी के जीवन में अभिन्न अंग हो गया है। तो सर अगर किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम मैंने कई पेरेंट्स को, कई टेचर्स को ये कहते हुए सुना है कि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी से दूरी बना कर रखें। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि मोहब्बत और टेक्नोलॉजी से कभी भी दूरी नहीं बनाई जा सकती। आपको इनका सही तरीके का प्रयोग करना आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दिल से ज़्यादा बुद्धि की सुने। और सोशल मीडिया पे यदि आपके साथ कोई ऐसा आपको लगता है कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है, तो सर्वप्रथम आपको ये सूचना जो है उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया को इन्फॉर्म करना चाहिए। आपको हमेशा अपने सोशल मीडिया का मैं कहता हूँ कि पासवर्ड जो है ना, हमेशा स्ट्रांग रखना है आपको। इसको पासवर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मालूम सबको होता है पर कोई फॉलो नहीं करता। मुझे विश्वास है कि पिछले 10 माह में आप लोगों ने भी अपने बैंक के, अपने सोशल मीडिया के या अपने ईमेल के पासवर्ड नहीं चेंज किए होंगे। पर एक प्रैक्टिस हर व्यक्ति को ये अडॉप्ट करनी चाहिए कि समय समय पर आप अपने इनको चेंज करें। अच्छा हाँ, पासवर्ड ध्यान रखना ये है कि हमको ना सरल पासवर्ड नहीं रखना कि आई लव शालिनी, इस प्रकार के कोई भी पासवर्ड ना रखें चाहिए। ऐसे कोई भी पासवर्ड जो डिक्शनरी में अवेलेबल हो या डायरेक्टरी में जिनके
ऐसे नंबर्स को नहीं वो करना चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पासवर्ड जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होने चाहिए, कैपिटल स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन होने चाहिए, तब आपका एक स्पेशल एक पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। इसके अलावा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA या 2FA, तो आप लोग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जी। ऑन रखना चाहिए, जिसमें आपका एक पासवर्ड के अलावा आपको बायोमेट्रिक एंट्री हो, चाहे वो आइरिस के माध्यम से हो, चाहे वो फेस सिंक्रोनाइजेशन हो, चाहे वो पैटर्न हो, कोई भी आपका थंब हो, जी। आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से किसी भी एक हैकर के लिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाईपास दैट चैनल। तो एक हो सकता है कि आपका एक पासवर्ड उस तक पहुंच गया, बट जब तक दूसरी चीज़ नहीं आएगी तब तक आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा। अक्सर हम लोग देखते हैं ना कि व्हाट्सएप हैक हो गया। व्हाट्सएप जनरली हैक इसीलिए होता है क्योंकि आपने उसमें MFA अप्लाई नहीं हो रहा है। यदि आप MFA अप्लाई किए तो बहुत कम चांसेस है कि आपका अकाउंट हैक होगा। बिल्कुल। तो इसकी रिपोर्टिंग जो है आप सर्वप्रथम सोशल मीडिया जो आपका चैनल है उस पर ज़रूर करें, उसके बाद आप साइबर क्राइम पे पोर्टल पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। सर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सोशल मीडिया में अपने अकाउंट में डालना अवॉइड करना चाहिए? देखिए, कभी भी अपनी निजी जानकारियाँ आपको सोशल मीडिया पे नहीं डालनी चाहिए। आज की जनरेशन में एक क्रेज़ है, लोगों को पहुंचना है और कहाँ पहुंचना है ये नहीं पता है। लोगों को पहुंचना ज़रूर है, इन्फ्लुएंसर्स बनने का एक धुन सवार है। तो आप इन्फ्लुएंस किसको कर रहे हैं ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप अपनी निजी जानकारियाँ किसके बीच शेयर करना चाहते हैं ये तय होना चाहिए। आपका लिमिटेड सर्कल है, जहाँ तक आप अपनी जानकारियाँ पहुँचाना चाह रहे हैं तब तक चीज़ें सरल हैं, ठीक हैं। यदि आप समाज में वही चीज़ डाल दे रहे हैं, यदि आप मैं वैकेशन पे जा रहा हूँ, और ये तो खुला न्योता हो जाता है ठगों के लिए, चोरों के लिए, कि वो तत्काल आपके यहाँ ऐसे समय जब आप सबसे कमज़ोर पक्ष आपने उनको दिखा रखा है तो उनके लिए ठगी करना बहुत सरल हो जाता है। तो कभी भी अपनी निजी जानकारी जो है शेयर करने से बचना चाहिए। सर जनरली आजकल सोशल मीडिया पे ये चीज़ कॉमन हुई थी बीच में कि हमारे प्रोफाइल के नाम से एक और प्रोफाइल कोई बना के उस प्रोफाइल में जितने फ्रेंड्स हैं उनको कनेक्ट करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो सर ऐसे में अगर किसी को ऐसी कोई रिक्वेस्ट रिसीव हुई है कि पैसे हमें भेजने बोल रहे हैं तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं सर? देखिए, कभी भी इस प्रकार के जो कई बार फ़ैन पेजेस बन जाते हैं, कई बार आपके पेजेस, आपके नाम से पेजेस लोग बना लेते हैं ठगी करने के परिल उद्देश्य, जैसा आपने बताया। इसमें होना ये चाहिए कि अगर आपको ये अकाउंट पता चल गया तो तुरंत इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए आपके द्वारा, और आपके जो सर्किल है, आपका जो फ्रेंड ग्रुप है, उसके माध्यम से इन चीज़ों की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं दिस अकाउंट इज़ प्रिटेंडिंग टू बी मी, यस है ना। और इसके अलावा जो आपका दोस्त है वो ये बता सकता है इट इज़ प्रिटेंडिंग टू बी समवन। तो इस प्रकार से जब आप रिपोर्टिंग कर देते हैं और कोई भी सोशल मीडिया माध्यम है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, या कोई अन्य चैनल हो, एक्स हो, या तो आपकी उस पर वो तत्काल कार्रवाई करते हैं और उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। सर बल्कि हमें चूंकि आजकल सर संचार इतना आसान हो गया है, फ़ोन में बात करना इतना आसान हो गया है, तो हम डायरेक्टली उस पर्सन से जो कि हमारा दोस्त है हम उससे बात कर सकते हैं कि कोई आपके नाम से डिमांड कर रहा है या आप खुद कर रहे हैं? सर मोबाइल में कई बार अननोन APK फाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं, तो वो कैसे हम उससे मतलब उससे डेटा चोरी का क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, APK फाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं, नहीं होता है, वो कर ली जाती हैं। अनजान लिंक जो आपको मिलता है आपके द्वारा क्लिक किया जाता है और आप सीधे एक अननोन जगह से एक APK डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल आपको वार्न करता है। कोई भी इस प्रकार की एप्लीकेशंस जो कि उसके ऐप स्टोर में नहीं है, उसको यदि आप डाउनलोड करते हैं तो तत्काल आपको वार्निंग दी जाती है, तो आप उस वार्निंग को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये ऑफिशियल लिंक है भी या नहीं है, और यदि ऑफिशियल लिंक है तो ये उस पर्टिकुलर ऐप स्टोर पे क्यों नहीं अवेलेबल है, चाहे वो iOS का भी ऐप स्टोर हो सकता है या प्ले स्टोर जो गूगल का होता है, या आपके जैसे कई मोबाइल्स के अपने खुद के अपने ऐप स्टोर्स होते हैं, सैमसंग के अपने ऐप स्टोर्स होते हैं, अन्य मोबाइल कंपनीज़ के भी अपने स्टोर्स होते हैं। तो क्या ये ऑफिशियल
ऐप या लिंक है जिसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो आप बिना पुष्टि के नहीं डाउनलोड कर। और यदि ऐसी चीज़ हो जाती है, इंपॉर्टेंट टिप है, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आपके मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए आप सबसे पहले, सर्वप्रथम, और अपने डेटा का बैकअप लीजिए और तत्काल फैक्ट्री सेटिंग रीसेट जो है मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है सर? आपने पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले सर, लेकिन मुझे लगता है कि आज के डेट में जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना ऑलमोस्ट साइबर फ्रॉड के चांसेस को नील कर देता है सर। चाहे हम अपने मेल आईडीज़ पे, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हमें यूज़ कर सकें उसे। सर इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, MFA और 2FA जो है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप समझ लीजिए, ये कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर देता है आपके अकाउंट को हैक होने के चांसेस को। तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने शुरू में भी ये चीज़ बताई कि MFA जो होता है, आपका एक पासवर्ड जो आप हमेशा रखते हैं, इसके अलावा एक प्रोटेक्टिव पासवर्ड होता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। वो आपके फेस रिकॉग्नाइजेशन हो सकता है, वो आपकी आइरिस हो सकती है, वो आपकी कोई बायोमेट्रिक थंब एंट्री भी हो सकती है, या पैटर्न लॉकिंग जो होती है वो हो सकती है। आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रत्येक आपका जो अकाउंट हो, चाहे वो आपके वित्तीय अकाउंट हो, चाहे आपके ईमेल अकाउंट हो या सोशल मीडिया अकाउंट हो, चाहे वो व्हाट्सएप, अगेन व्हाट्सएप भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट है। बिल्कुल सर, इन पे आपको बहुत ज़रूरी है कि इनको MFA ऑन रखें। सर आजकल शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट पे नाम पे बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे ठगी करते हैं सर, इससे कैसे बचा जा सकता है सर? क्योंकि हाल ही में ये बहुत ज़्यादा अभी कॉमन हुआ है, बहुत सारे लोग इसके चपेट पे आए हैं। देखिए, शेयर मार्केट जो ठगी है, ये डर के कारण तो कारित नहीं हो रही है, ये केवल आपके लालच के कारण हो रही है। आप अक्सर ये देखते होंगे जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, यूट्यूब पे आपको ढेर ऐसे इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे, आपको फेसबुक पे ऐसे इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे, आपको इंस्टाग्राम पे ऐसे इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे जो आपको भ्रमित करते हैं, जो आपको लालच देते हैं। वो आपको बोलते हैं कि रातों रात आपका पैसा जो है दुगना हो जाएगा, तिगुना होगा, मल्टीपल टाइम ग्रो कर लेगा, और आपको कहा जाता है कि आप पर्टिकुलर इस नंबर से संपर्क करके ऐसे व्यक्ति से सीधे आप अपने शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स, है ना, अनेक ऐसे माध्यमों में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। फिर वो आपको धीरे से टेलीग्राम पे डाइवर्ट करेंगे, जहाँ बहुत सारे लोगों के ग्रुप बने होंगे, जो आपको फिर भ्रमित करता है कि आज हमने इतना इतना पैसा इस मार्केट से कमा लिया। आप उस लालच में आते हैं, आपके साथ पेपर ट्रेडिंग होती है। पेपर ट्रेडिंग, अब ये ध्यान देने की बात है कि पेपर ट्रेडिंग क्या है। पेपर ट्रेडिंग एक सिमुलेटर एप्लीकेशन है, समझ लीजिए, जिसमें आपको दिखेगा कि आपने इन्वेस्ट किया, बट वो इन्वेस्टमेंट कहीं जा रहा है, वो सब ठगों के खाते में ही पैसे जा रहे हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपने अकाउंट्स को स्टडी करना है, आपको अपनी पासबुक को स्टडी करना है, अपने डीमैट अकाउंट को ध्यान रखना है कि आप निवेश कहाँ कर रहे हैं, आप किसी संस्था में निवेश कर रहे हैं या किसी व्यक्ति को आप पैसे वो कर रहे हैं। शेयर ट्रेडिंग में हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका ब्रोकर है वो सेबी रजिस्टर्ड हो, और वास्तविकता उसकी जो है आपको पहचाना क्या व्यक्ति होना चाहिए। और हमेशा अपने अकाउंट्स की जो जांच, मैंने पहले भी कहा है, अपने अकाउंट्स की नियमित जांच करते रहें कि आपका जो पैसा है वो कहाँ निवेश हो रहा है। सर इसके लिए सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, हम उनसे लेन देन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रोकर्स की ऑथेंटिसिटी जरूर जांच कर लें कि उसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, ये सभी रजिस्टर्ड है भी या नहीं। और सर आपने बताया कि अपने डीमैट अकाउंट की भी जांच हम नियमित करते रहें कि उस पर वो सारे शेयर्स हैं कि नहीं है। एकदम, बिल्कुल एकदम। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस साल बहुत फेमस भी हुआ सर, डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत चर्चित रहा है, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आप सही कह रहे हैं कि 3 प्रकार के अपराध जो हैं इस साल सबसे ज़्यादा कारित किए गए, सबसे ज़्यादा घटित हुए हैं, उनमें से एक है डिजिटल अरेस्ट। इसके अलावा शेयर ट्रेडिंग, जी हाँ, जो दूसरे नंबर पे आता है, और तीसरे नंबर पे दिल लगाने वाला जो अपराध है, जी हाँ। डेटिंग और मैट्रिमोनियल फ्रॉड, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की हुई है। ये 3 अपराध जो हैं 2023 में सबसे ज़्यादा घटित हुए। जी 23, 24, 24 लगातार ये अभी तक हो ही रहा चीज़ आ रही है। हाँ, जी हाँ, तो डिजिटल अरेस्ट मैं बताना चाहूँगा कि ये वह अपराध है जहाँ कोई व्यक्ति आपको, एक अनजान व्यक्ति कॉल करके आपको अपने आप को शासकीय अधिकारी बताते हुए वो आपको किसी अपराध में लिप्त होना बताता है, और इसके बाद आपको
किसी मुंबई क्राइम ब्रांच, दिल्ली क्राइम ब्रांच या कहीं और के ईडी, सीबीआई या ऐसी प्रवर्तन एजेंसी के नाम पे आपको धमकाया जाता है। आपको बताया जाता है कि आप जो है उनकी गिरफ्त में हैं और आपके द्वारा कोई गैरकानूनी गलत कृत्य किया गया। एक अक्सर ये भी देखा गया है कि जैसे अ, आपके पार्सल में गलत सामान पाया गया है या आपके आधार कार्ड से गलत रजिस्ट्रेशन हुए हुए हैं या आपने मल्टीपल सिम्स लिए हुए थे अपने आधार से, जिनका मिसयूज़ हुआ है, जिसकी वजह से आपको इंट्रोगेट किया जा रहा है, आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम क्लियर कर दूं कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान कानून की पुस्तक में उपलब्ध नहीं है। एकदम क्लियर, कोई डिजिटल अरेस्ट, कोई संस्था आपको, कोई भी प्रवर्तन एजेंसी, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कभी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है। और इसमें मोडस ऑपरेंडी होता है ये कि आपको बताया जाता है, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप तत्काल अपने डिवाइस के सामने स्काई या व्हाट्सएप कॉलिंग या अन्य चैनल के माध्यम से आप वीडियो उसमें सामने आएँ और आपको इंट्रोगेट किया जाता है, आपको ह्यूमिलेट किया जाता है और फिर आपसे एक्सटॉर्ट कर लिए जाते हैं पैसे। जी हाँ। फिर इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय? सबसे जब आप अवेयर हैं कि ये प्रावधान आपके पास उपलब्ध ही नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ संवैधानिक स्तर पर, आपके सच के स्तर पर कहीं ऐसी कोई चीज़ का जिक्र ही नहीं है, तो आप ये जान सकते हैं, आप सावधान रह सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं। और यदि कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो मैंने हमेशा ये कहा कि आपको अनजान वीडियो कॉल से सतर्क रहना है। किसी भी व्यक्ति का अनजान वीडियो कॉल्स आपको एंटरटेन नहीं करना है। और यदि कोई ऐसा धमका रहा है और आप समझ रहे हैं कि ये फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशन है, तो उस कम्युनिकेशन को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए, उसको तत्काल कट करना चाहिए, ब्लॉक करना चाहिए और रिपोर्ट करना चाहिए। और सर जैसे मैंने बताया हुआ आपको, रिपोर्टिंग के लिए आपके पास cybercrime.gov.in है या संचार साथी .gov.in पर आप फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशंस को रिपोर्ट कर सकते हैं। और यदि आप उतने टेक अवेयर नहीं हैं तो सीधे आप 1930 1930 हेल्पलाइन नंबर, जो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है, जिसका जिक्र मैं बार बार लगातार एक मंत्र की तरह उच्चारित कर रहा हूँ और आपसे निवेदन है कि आप इसको कंठस्थ कर लें। कभी ऐसी कोई स्थिति होती है, आप उस पर सूचना देके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सर, बहुत सारे माध्यम से अब तो जागरूकता साइबर की बहुत बढ़ते जा रही है, बट फिर भी सर मुझे लगता है कि एक कारण होता है कि कई बार डर की वजह से लोग इसे, अगर किसी के साथ घटित हो जाए ऐसा फ्रॉड, तो इसे रिपोर्ट नहीं कर पाते। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बिल्कुल इसे बिना डरते हुए पुलिस के पास जाना चाहिए? देखिए, पुलिस और अस्पताल वो ये थी जहाँ आदमी अपनी खुशी से तो कभी नहीं जाता। हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप मुसीबत में हैं तो एक व्यक्ति जो है, वो जो दिन रात आपके लिए लगा हुआ है, वो है पुलिस अधिकारी। आपकी हर तरीके की चाहे वो मेडिकल रिलेटेड इमरजेंसी हो, चाहे फायर रिलेटेड हो, कोई इमरजेंसी रिलेटेड हो, आपके पास सदैव एक व्यक्ति जो आपको तत्पर मिलता है, वो आपका एक पुलिस अधिकारी, आपका लोकल पुलिस ऑफिसर। बिल्कुल सर। तो आपको कभी भी हेजिटेट नहीं करना है, कभी भी आपको संकोच ना करते हुए सीधे उससे अपनी समस्या बताएं। और वो व्यक्ति है जो अवेयर है, जो चीज़ों को जानता है, जो पुष्टि कर सकता है चीज़ों की, उसके पास जाए, अपनी शंका का निवारण करें, अपनी शिकायत को दर्ज करें, अपनी बात रखें। हमारे क्रू में हमारे कैमरा मैन है आयुष जी, उनका एक डाउट है जो हमारे साथी को होस्ट मेरे JCCA विवेक संघवी जी कवर करेंगे। विवेक प्लीज़। यस, सो इनका डाउट है सर कि कई बार लोन एप्लीकेशंस के माध्यम से लोन देने के झांसा देकर कई बार हमारा डेटा मिसयूज़ हो रहा है, तो ये क्या कहानी है, ये इसके पीछे क्या तथ्य हैं सर? देखिए, लोन एप्लीकेशंस के माध्यम से कई प्रकार से ठगी हो रही है। जब आपका डेटा लीक होता है तो आपको कहीं ना कहीं आप शिकार बन जाते हैं। पर जिस चीज़ का उल्लेख आपके कैमरामैन साहब कर रहे हैं, उसमें होता ये है कि आपको फ़ोन किया जाता है और आपको बताया जाता है कि आपके साथी ने, आपके रिश्तेदार ने एक लोन ले रखा है और आपसे उस पैसे की मांग की जाती है। यदि आपने उस पैसे को का भुगतान नहीं किया तो उसके एवज में आपको ब्लैकमेल किया जाता है। आपको एक ऑब्सीन कंटेंट, जिसमें आपका एक फ़ोटोग्राफ, मॉर्फ किया हुआ फ़ोटोग्राफ आपको ठगों द्वारा भेजा जाता है, जिसमें सर किसी और का, धड़ किसी और का। ये ऑफ कोर्स एक ऑब्सीन कंटेंट होता है, एक न्यू ही कंटेंट होता है। और आपको धमकी दी जाती है कि यदि आपने ये चीज़, आपने पैसे त्वरित भुगतान नहीं किया
तो इसे आपके रिश्तेदारों को, आपके फ्रेंड सर्कल्स में इसको वायरल कर दिया जाएगा। जी, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि इस प्रकार की कोई दुर्घटना आपके साथ होती है, कोई आपको ब्लैकमेल करता है, आपको तत्काल अपने निकटतम पुलिस थाने जानी चाहिए और आपको उस नंबर के विरुद्ध, उस आए हुए नंबर का उल्लेख करते हुए अपनी शिकायत ड्राफ्ट करनी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि फलाने नंबर द्वारा आपको इस प्रकार से ब्लैकमेल किया जा रहा है। और कई बार होता ये है कि एक नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर, दूसरे से तीसरे नंबर, ऐसा एक ठगों का एक चैनल है जो लगातार आपको प्रताड़ित करता रहता है। तो आपको लोक लाज का भय छोड़कर सीधे पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए और कम्युनिकेशंस को रिकॉर्ड करने चाहिए। यदि उन्होंने कोई अब्यूसिव कंटेंट बोला हुआ है तो उसका उल्लेख भी आपकी शिकायत में होना चाहिए। इसके अलावा आप साइबर क्राइम पोर्टल पे उस नंबर को लिख के आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। तो जहाँ से आपके शिकायत की सुनवाई होती है, आपके शिकायत का निराकरण किया जाए। साथ ही लोन से जुड़ी एक और चीज़ मैं साझा करना चाहूँगा कि कभी भी आप लोन के अपने जो इंस्टॉलमेंट्स आप भरते हैं, तो उसमें आप ज़रूर उसके जो प्रीमियम आपने पे किया है, जो इंस्टॉलमेंट आपने पे किया है, उसका बिल्कुल हिसाब रखें। साथ ही लोन ख़त्म होने के बाद उससे एनओसी लेटर, जो भी आपका लेंडर है, उससे एनओसी लेटर, जिसे हम कहते हैं नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो ज़रूर ले लें कि आपका लोन अब ख़त्म हो चुका है। तो ये आपके लिए आगे बिल्कुल सेफ्टी का काम करेगा। तो वैसे तो अब हम कंक्लूजन पे, अब कंक्लूडिंग पे अब आ चुके हैं। तो बस सर मैं वही चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए, आप बस उन पोर्टल को आप दोहरा दें, और ताकि सर अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए पोर्टल जहाँ मैं कहना चाहूँगा, cybercrime.gov.in वह पोर्टल है जो आपको कभी भी कोई साइबर अपराध आपके साथ घटित होता है, तो आप अपनी शिकायत बेझिझक, बिना संकोच के आप उस पे दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका निकटतम पुलिस थाना है। जी हाँ। कार्यक्रम का अंत करने से पहले मेरी गुज़ारिश है आपके माध्यम से, आपके क्लब जेसीआई के माध्यम से, आपके माध्यम से मेरी एक जो पहल है, मेरे पुलिस महानिरीक्षक सर की जो पहल है, साइबर प्रहरी आम लोगों तक, आम जन तक पहुँचे, आम परिवार तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें, शिक्षित हो सकें, उनके साथ ठगी जो है मिनिमाइज़ हो सके, लोग साइबर अपराध से बच पाएँ। ये एक मुहिम है जिसमें आप सबका साथ मैं चाहता हूँ, ताकि कम रिपोर्टिंग हो सके, लोग शिक्षित रहेंगे, रिपोर्टिंग अवश्य करेंगे, पर आप सुरक्षित रहें, ये हमारा प्रथम दायित्व है। बिल्कुल सर, इवन मैं भी सोशल मीडिया में साइबर प्रहरी, जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस की एक सब बहुत ही सराहनीय पहल है, इसे मैं फॉलो करता हूं और मुझे रोज़ाना उस पे नए-नए कंटेंट साइबर जागरूकता की हमें देखने को मिलती है, जिससे हम खुद अपडेट होते हैं। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि साइबर प्रहरी को ज़रूर आप सोशल मीडिया में फॉलो करें। आज के इस टॉक शो के समापन में हम सभी को यह समझना बेहद ज़रूरी है कि इंटरनेट की दुनिया में हम सभी को सतर्क रहना होगा। साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाएं सभी के लिए चेतावनी है कि हमें अपनी निजी जानकारी और डिजिटल सुरक्षा को प्राथमिकता देनी है। हमने आज इस कार्यक्रम में देखा कि साइबर अपराधी किस तरह से विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करके हमसे धोखाधड़ी करते हैं, लेकिन यदि हम सतर्क रहें तो इसे रोका जा सकता है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रिपोर्ट करें। आशा है कि इस कार्यक्रम से आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, जो आपको और आपके परिवार को साइबर धोखाधड़ी से बचाने में मदद करेगी। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।